ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत। कक्षा अष्टमी विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 1 हमारा संविधान, इसका दूसरा वीडियो जारी हो रहा है आज पार्ट 2 दिनांक 2 अक्टूबर 2020। हमने इस पाठ का पहला वीडियो पढ़ा, उसको देखा, सुना और समझा, क्योंकि हमने इस पाठ में देखा कि हमारा संविधान या संविधान किसे कहते हैं। पहले वीडियो में संविधान की परिभाषा, संविधान किसे कहते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि हम पिछले 200 वर्षों से अंग्रेजों गुलाम थे और जो हमारी पार्टी थी नेशनल कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने की थी। लेकिन अंग्रेजों ने इसकी स्थापना की थी अपने स्वार्थ के लिए, लेकिन धीरे धीरे अपने देश के लोग इसमें जाने लगे और अपने देश की स्वतंत्रता के लिए आगे बढ़ने लगे और मांग करने लगे कि हमारे संविधान सभा का गठन हो और हमारा देश आज़ाद हो। धीरे धीरे अंग्रेजों ने इस चीज़ को स्वीकार की और संविधान सभा गठन करने की अनुमति दी और हमारा संविधान निर्माण हुआ। इस संविधान निर्माण में हमारे कई समय लगे, कई लोग लगे। संविधान निर्मात्री सभा हुई, प्रारूप समिति का गठन हुआ। तो इस तरह से कई संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष जिनको बनाया गया वो थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, और जो समिति थी उसका जो अध्यक्ष बनाया गया वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। लेकिन ये सब बातें थी, लेकिन हमारे संविधान में ऐसी कौन सी बातें हैं, ऐसे कौन से लक्षण हैं जो हमारे देश के लिए, हमारे देश की जनता के लिए सर्वोपरि है, या हमारे देश के संविधान की क्या विशेषताएं हैं, वो हम पढ़ेंगे आज। पुस्तक के अनुसार आप पुस्तक को देखना, पुस्तक के अंदर उसकी रीडिंग करना और पढ़ करके फिर उसके पॉइंट्स बनाना। कुछ पॉइंट मैंने बनाए, उन पॉइंटों के आधार पर मैं आपको समझा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिए। तो हमारे देश के संविधान या भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या है, तो वो सबसे पहले है संघवाद, संसदीय शासन पद्धति, शक्तियों का बंटवारा, मौलिक अधिकार और धर्मनिरपेक्षता। ये 5 मुख्य लक्षण हैं हमारे संविधान के, भारत के संविधान के 5 मुख्य लक्षण हैं। इन 5 मुख्य लक्षणों को हम एक एक करके अब इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आता है संघवाद। संघ क्या होता है? अलग अलग राज्यों को मिलाकर एकजुट बनना, उसे कहते हैं संघ। अब संघ में किसी एक का अधिकार नहीं होता है, सबका होता है। क्यों? हमारे यहाँ राज्य को शासन चलाने के लिए 28 राज्यों का बंटवारा किया गया, 28 राज्य बनाए गए और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। अब पहले 29 राज्य थे, अब 28 हो गए। क्यों? क्योंकि शासन चलाने के लिए राज्यों को अलग अलग दिया गया कि हम एक साथ चलाएंगे तो समस्या हो जाएगी। हर देश का हर देश में अलग अलग, देखो दक्षिण का है, कोई उत्तर का है, कोई पूर्व का है, पश्चिम का, उनकी समस्याओं को एक साथ कैसे सुना जा सकेगा, इसलिए राज्यों का गठन किया गया और 28 राज्य 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनसे हमारे देश का शासन चलता है सुचारू रूप से। और इन सबको मिलाकर हमारा कहलाता संघ। क्या कहलाता है? एक संघ, और वो है केंद्र, वो कहलाता है भारत। तो भारत एक संघीय शासन प्रणाली के अंतर्गत आता है, वो संघवाद कहलाता है। यानी एक से अधिक सरकारें होना, एक से अधिक सरकारें होना। जैसे केंद्र सरकार ऊपर है, उसके बाद नीचे आती राज्य सरकारें, राज्य सरकार के बाद स्थानीय सरकारें। स्थानीय सरकारों में कौन सी? नगरीय और ग्रामीण। नगरीय में नगर पालिका हो गई, नगर निगम हो गए, नगर परिषद हो गई, और ग्रामीण में हो गया पंचायत समिति हो गई, जिला परिषद हो गई और ग्राम पंचायतें हो गई। ये सब स्थानीय सरकारें कहलाते हैं। इन सबको मिलाकर क्या कहलाता है? एक संघ बनता है, एक संघ बनता है। वर्तमान समय में राजस्थान में इस समय पंचायत राज चुनाव चल रहे हैं, पंचायत राज के चुनाव चल रहे हैं। हर ग्राम पंचायत में जो चुनाव हो रहे हैं, जहां पर पंच, सरपंच, जिला प्रमुख, जिला परिषद के सदस्य चुन करके आएंगे। तो इस तरह पंचायत राज के चुनाव चल रहे हैं हमारे राजस्थान में। तो ये क्या होता है कि नीचे से जब हम चलेंगे, पंचायत से नीचे चलेंगे, तो नीचे से सबसे निचली इकाई होती है ग्राम पंचायत।
वहां से जब हम चलते हैं और ऊपर बढ़ते जाएंगे तो पंचायत समिति में आएंगे, जिला परिषद में आएंगे और उसके बाद हम राज्य पर चले जाएंगे, राज्य से सीधे केंद्र पर चले जाएंगे। इन सबको मिलाकर एक संघ कहलाता है। इस तरह अलग अलग तरीके से किसी एक के अधीन नहीं है। यदि कोई पैसा केंद्र से आपको सहायता दी गई है तो स्थानीय सरकारों के माध्यम से नीचे ग्राम पंचायतों तक आप तक वो पैसा पहुंचेगा, क्योंकि एक कड़ी के रूप में बनाया गया है, इसलिए इसे कहा गया है संघ। तो हमारे संविधान की जो विशेषता है, मुख्य विशेषता है संघवाद। यह संघीय शासन प्रणाली को करता है। दूसरा, संसदीय शासन पद्धति। हमारे देश में जो हमारा संविधान है वो संसदीय शासन पद्धति को अपनाता है। इसका मतलब व्यक्ति अपनी मर्जी से सरकार को चुन सकता है। वयस्क मताधिकार दिया गया है उसे, यानी 18 साल से ऊपर स्त्री पुरुष जो किसी लिंग जाति भेद के आधार पर कोई प्रतिबंध नहीं है, अपने मत देने का अधिकार रखता है और वो चाहे जिसे अपना मत दे सकता है, जिसे वो अच्छा मानता है उसे अपना वोट दे सकता है और उसे चुन करके आगे भेज सकता है। क्यों? क्योंकि वह जनता का प्रतिनिधि है, वो उनका प्रतिनिधि है जिनको चुन करके भेजा है, वो जनता की सेवा करेंगे। तो ये शासन पद्धति दिखाई है, संसदीय शासन पद्धति, जिसमें वयस्क मताधिकार बताया गया, क्योंकि फिर ये चुन करके, जैसे इस समय वर्तमान में ग्राम पंचायतों के चुनाव चल रहे हैं तो पंच और सरपंच चुने जा रहे हैं, तो वो लोग अपने गांव के विकास के लिए पंच सरपंच को चुन रहे हैं। उसके बाद जिला परिषद, पंचायत समिति, नगर पालिका में नगर परिषद, नगर निगम, इन सब का चुनाव होगा, वो अपनी चुनाव करेंगे। उसके बाद राज्यों में मुख्यमंत्री और मंत्रियों होगा, उसके बाद प्रधानमंत्री। तो इस तरह से चुनाव होते हैं। राज्य के चुनाव होंगे, केंद्र के चुनाव होंगे, इस समय स्थानीय सरकारों के चुनाव चल रहे हैं। तो ये संसदीय शासन पद्धति के अंतर्गत है कि वयस्क मताधिकार के अंतर्गत भारत की जनता अपनी इच्छा से किसी भी व्यक्ति को चुन सकती है वोट दे करके। अगला बिंदु आता है शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का बंटवारा, क्योंकि हमारे देश का संविधान किसी एक को पूरी शक्ति नहीं सौंपता है, किसी एक को पूरी शक्ति। यदि किसी एक को पूरी शक्ति सौंप दे तो वो निरंकुश हो जाएगा, तानाशाह हो जाएगा। तो हमारा संविधान शक्तियों का बंटवारा करता है, शक्तियों का बंटवारा करता है। यानी 3 प्रकार की शक्तियां हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची पर केंद्र सरकार अपना नियम बना सकती है, अपने कानून बना सकती है और लागू कर सकती है। केंद्र सरकार के पास ऐसे सूची है जो राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के कानून बनाती है, उसे राज्य सरकारों को मानना पड़ता है। दूसरी राज्य सूची, कुछ ऐसे विषय होते हैं हर राज्य में अलग अलग होते हैं। केंद्र सोचे कि हम एक तरह का नियम बना दे, वो सब जगह लागू नहीं हो सकता, क्योंकि सब जगह जलवायु, मनुष्य, खान पान, रहन सहन सब कुछ अलग है। तो वहाँ की राज्य सरकारें वहाँ अपने हिसाब से सोचती हैं और अपने हिसाब से कानून बनाती है, जिससे वहाँ की जनता को कोई परेशानी ना हो, तो वो कहलाती है राज्य सूची। तीसरी समवर्ती सूची, राज्य और केंद्र मिलकर के दोनों मिलकर के इस पर कानून का निर्माण करते हैं। लेकिन यदि दोनों में विवाद हो जाए, मतभेद हो जाए, दोनों में विवाद हो जाए या मतभेद हो जाए, तो केंद्र सरकार का निर्णय सर्वमान्य होगा समवर्ती सूची में, क्योंकि केंद्र ही हमारे संघवाद की शक्ति देता है, एकजुटता रखता है केंद्र। तो ये हमारा शक्तियों का बंटवारा करते हैं। हमारा संविधान किसी एक को पूरी शक्तियां प्रदान नहीं करता। फिर आता है मौलिक अधिकार देता है। हमारी भारतीय जनता को हमारा संविधान मौलिक अधिकार प्रदान करता है कि वो स्वतंत्र रूप से जिए और अपने अधिकारों के साथ जिए। अब उन मौलिक अधिकारों में कौन कौन से अधिकार आते हैं, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, ये अधिकार आते हैं। इन अधिकारों को छोटा रूप में बताता हूं तो सबसे पहले आता है समानता का, यानी सभी लोग कानून की दृष्टि से समान होंगे, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये कहलाता है समानता का अधिकार, कोई भेदभाव नहीं। दूसरा स्वतंत्रता, हमें विचारों की स्वतंत्रता, हमें बोलने की स्वतंत्रता, हमें कार्य करने की स्वतंत्रता, हमें नौकरी करने की स्वतंत्रता, यह हमारा संविधान हमें प्रदान करता है।
उसके बाद आता है शोषण के विरुद्ध, यानी कोई हमारा शोषण कुछ करता है, कोई भी शोषण करता है तो उसके विरुद्ध हम अपने अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं और हमारे न्यायालय में हम जा सकते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ऐसे आता है धर्मनिरपेक्षता। हमारा देश किसी एक धर्म को नहीं मानता, और कई देश हैं जैसे इस्लामिक कंट्री है, कई ईसाई धर्म के देश हैं, वो अपने देश को एक अपना धर्म मानते हैं और अन्य धर्म के लोगों के साथ जाति करते हैं। लेकिन हमारा देश ऐसा नहीं करता, वो सभी धर्मों का आदर करता है और सभी धर्मों के लोगों को अपने अपने धर्म के साथ अपनी सेवा पूजा अर्चना करने का अधिकार प्रदान करता है। तो ये होता है हमारा धर्मनिरपेक्ष, यानी हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, किसी विशेष धर्म को नहीं मानता, सभी धर्मों का समान आदर करता है और सभी के साथ समानता का व्यवहार करता है। एक आपको बता दूं, शक्तियों के बंटवारे में ये तो सूचियां हैं, लेकिन हमारे यहाँ कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका, इस तरह से भी इसका बंटवारा किया गया है। दोनों तरफ से आप समझ सकते हो इसको। शक्तियों के बंटवारे में कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका। तो व्यवस्थापिका कानून का निर्माण करती है, व्यवस्थापिका कानून निर्माण करती है, कार्यपालिका उसको लागू करती है और न्यायपालिका उसका संरक्षण करती है। इस तरह से शक्तियों का बंटवारा करती है। तो ये हमारे संविधान में शक्तियों का बंटवारा, आप जब पुस्तक पढ़ेंगे दोनों चीज आएगी। मैंने आपको ये बताया केंद्र राज्य समवर्ती, लेकिन इस तरह से कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, फिर मैं आपको बता रहा हूँ व्यवस्थापिका कानून का निर्माण करती है, कार्यपालिका उसको लागू करती है और न्यायपालिका उस पर नियंत्रण रखती है, यदि कोई गलत कार्य करता है तो उस पर अपना नियंत्रण रखती है, उसका संरक्षण करती है। तो इस तरह से हमारे भारतीय संविधान की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं, कुछ मुख्य लक्षण है जो मैंने आपको बताए। आप इस पार्ट की रीडिंग करना, रीडिंग करने के बाद आपको सारी चीजें ध्यान में आ जाएगी। सारा वीडियो सुनना, वीडियो सुनने के बाद इन पॉइंटों को ध्यान में रखना और पॉइंटों को ध्यान में रखने के बाद जब आप पाठ को पढ़ेंगे तो आपको पाठ पूरा याद हो जाएगा, क्योंकि ये पाठ है हमारे संविधान की मुख्य विशेषताएं, लक्षणों पर आधारित है। बाद में प्रश्नोत्तर कराएंगे इसके, लेकिन इन सब बातों का आपको ध्यान रखना होगा। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।